हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एसके टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली एस की तरफ से टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसी से रिलेटेड मटेरियल गाइडेंस वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड से दिया हुआ है इन आईटी से, एंड हमें इनकरेक्ट बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर से भी रिलेटेड है एंड हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बेसिक्स से भी रिलेटेड है। पहले स्टेटमेंट में बात की गई है कि म्यूचुअल फंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट फंड अलाउज वन टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रा प्रोजेक्ट सच एज द रोड एंड द पावर। बेसिकली पहले स्टेटमेंट में बात की गई है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड ये जो आईटी वाले हैं इनके थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे रोड हो गया, पावर हो गया। दूसरे में बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू कुछ स्मॉल लिमिटेड नंबर के लोगों से ही हम लोग जो है वो इन्वेस्ट करवाते हैं एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में थ्रू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी। तीसरे में बात की गई है कि ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड जो हैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के अंदर ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स यूनिट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें क्या बात की गई है। इस सबसे पहले हमको एक म्यूचुअल फंड समझना ज़रूरी होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? लाइक आप ये समझो कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है या एक फंड मैनेजर है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। सब ने मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये लगाए, किसी ने 2000, किसी ने 5000, 50,000। सब लोगों का ये फंड कलेक्ट करेगा, अपना आइडिया, अपनी रिसर्च लगाएगा और ये किसी कंपनी के इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए कि ये रिलायंस के अंदर लगा रहा है, टाटा के अंदर लगा रहा है, या कोई भी और जो भी कंपनी है, JSW स्टील्स हैं, किसी में भी ये लगा रहा है। बेनिफिट होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आगे इन्वेस्टर्स को। तो ये कंसेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है बहुत सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया है और कोई एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर रखा है जो कि आगे जाके इन्वेस्ट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या होता है, INIT में होता है, मेथड सेम ही रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसे लगाते हैं, एक मैनेजर हम लोग रखते हैं, बट बात यह है कि ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे लगाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई रोड बन रही है, ठीक है, कोई गैस की पाइपलाइन कहीं पे लग रही है, इस तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे में अगर बात करें, इसमें बात की गई कि सिर्फ वेरी स्मॉल नंबर लोगों से। वेरी स्मॉल का मतलब कि ऐसे लोग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, HNIs हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अभी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है। मतलब मिनिमम अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देश में हमारे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ स्मॉल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरे में क्या होता है, स्टेटमेंट की आप बात देखिए। जैसे शेयर मार्केट्स में आपने कभी सुना होगा कि IPO आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, या शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए जा रहे हैं। सिमिलर वे में ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रस्ट फंड होते हैं इनके भी शेयर मार्केट में इनकी भी लिस्टिंग होती है, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपनी लिस्टिंग करते हैं कि हमारे पास इतने इक्विटी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला हमारा करेक्ट है एंड दूसरा B यानी कि 2 और 3 इनकरेक्ट है। दूसरा और तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले स्टेटमेंट के अंदर जो बात की गई है डेफिनेशन की, वो यहाँ पे आपको क्लियर डेफिनेशन मिल जाएगी। दूसरे में रीज़न ये है कि बहुत लार्ज नंबर में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही है। ठीक है, एंड तीसरा गलत इसलिए है कि जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पब्लिक ऑफर में यूनिट्स में होता है एंड बाकी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स होता है। ठीक है, और ये स्टॉक एक्सचेंज जो अपना है उसके ऊपर लिस्टिंग तो होती है। थोड़ा सा ये समझने में अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई वुड एडवाइज़ कि
यूट्यूब से आप कहीं से देख सकते हैं, जहाँ ये बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड तो है ही है, साथ में इकोनॉमी का बेसिक है, बट ये थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा बेसिक है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख सकते हैं। और बेसिक अगर फ्लो चार्ट की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट फंड में यही होता है कि स्पॉन्सर होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, ट्रस्टीज़ होते हैं, फिर हम एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर रखते हैं, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं और वो आगे जाके फिर इन्वेस्ट करता है और डिविडेंड जो भी आता है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात की गई है। उसमें बात की गई है कि कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी, कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं है, नॉट द एडवांटेज। देखो पीपीपी के बारे में तो हमें जीएस पेपर 3 मेंस में भी पढ़ता है। तो पीपीपी में क्या होता है, सरकार और जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो दोनों साझेदारी करती है। सरकार इन द सेंस कई बार ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है, कई बार लोग जो है वो खुद भी जो है वो कॉपरेट करते हैं। तो बेसिकली सिंपल हम लोग समझे ना, पीपीपी में मतलब प्राइवेट एंटिटी प्लस गवर्नमेंट एंटिटी दोनों हिस्सेदारी लेती है। तो कौन कौन से उसके बेनिफिट नहीं हो सकते हैं, एक्सेस टू द प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, रिडक्शन इन द फुल टाइम साइकिल कॉस्ट। देखो सरकार के पास क्या होता है, बहुत बार पैसे की कमी रहती है, इसलिए सरकार प्राइवेट लोगों को इनवाइट करती है कि आप आइए, हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इन्वेस्ट करिए। तो ये एक एडवांटेज है पीपीपी मोड का। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जो लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो कोई घोटाला नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर करप्शन लेवल जो है वो कम है, ठीक है। हालांकि ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है प्रूव करने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर में कम है, बट फिर भी अगर हम देखें जो भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ है वहाँ पे हमें करप्शन के एंड इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो कम मिलते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि प्राइवेट कंपनीज़ के जो एमडी हैं, सीईओ हैं, उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए बैंक के खा लिए हैं और अब वो विदेश भाग गए हैं। बट स्टिल अगर हम पीपीपी मोड के थ्रू ही पढ़ रहे हैं तो जीएस पेपर मेंस 3 में अगर हमको मेंस में आंसर राइटिंग भी करनी होगी तो हमें यही लिखना होगा कि इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तीसरा है कि रिडक्शन इन द फुल लाइफ साइकिल कॉस्ट। फुल लाइफ साइकिल का मतलब होता है हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के इंसेप्शन से लेके जब वो प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट चलेगा और फिर वो प्रोजेक्ट डेड हो जाएगा, तब तक लाइफ साइकिल जो कॉस्ट है वो हम क्या करते हैं, मिनिमम करते हैं। देखो कोई मान लो कि सरकारी कोई है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे क्या होगा कि आपको क्लर्क टाइप की एक पोस्ट क्रिएट करनी है, तो हमें कितने पैसे देने होंगे क्लर्क को, 25,000, 30,000, 35,000, इस तरीके से हमें देना होगा। तो सरकार के लिए क्या होता है, ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि भाई मेरा जो है वो पैसे कम से कम लगे, कम से कम खर्चा हो। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कोई क्लर्क है तो उसको 25,000, 30,000, 35,000 इतनी उसकी सैलरी हो सकती है। बट अगर हम उसको कंपेयर करें प्राइवेट जॉब में तो सेम काम के लिए 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 18,000 रुपये, इस तरीके से। तो प्राइवेट सेक्टर जब आपस में आ जाता है तो क्या होता है कि फुल लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल और होता है कि जैसे रेलवे वगैरह में क्या होता है कि जो मीनियल टास्क है, लाइक टॉयलेट क्लीनिंग के टास्क हैं, सफाई के टास्क हैं या इस तरीके के और टास्क हैं, तो पहले होता था कि ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ को रखा जाता था, परमानेंट को, उनको बहुत सैलरी दी जाती थी, लाइक 20,000, 18,000 इतना। बट अब क्या कर दिया है सरकार ने कि वो पीपीपी मोड में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार अपने आदमी लेके आता है और बहुत कम पैसे में काम करवा लेता है। मतलब जो काम 15,000 का होता है वो काम वो 7,000, 8,000 इस तरीके से करवा लेता है। ये तीनों ही इसके एडवांटेज हैं। तो नॉट एडवांटेज कौन सा होगा, डी। कोई सा भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो इसका एडवांटेज नहीं है। बाकी ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं एंड ये हमारे जीएस मेंस पेपर 3 के अंदर भी काम में आएगा। इसे आप हिंदी में यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि कौन कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है। बेलगावी कर्नाटका केरला के बीच में है, कोटिया कासरगोड। देखो बेलगावी जो है वो कर्नाटक एंड केरला के बीच में नहीं है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। पहला अगर गलत होता है तो ए और सी दोनों गलत हो जाते हैं। कोटिया उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के बीच में है, बिल्कुल सही है। वैसे उड़ीसा बोलता है कि कोटिया हमारा है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार इतनी है, मतलब वो अपना हक बनाते हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार ने तो यहाँ पे पंचायत के चुनाव भी करवा दिए। जहाँ तक कासरगोड की बात है तो कासरगोड केरला एंड तमिलनाडु के नहीं है, केरला और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, विवादित जगह है। इंग्लिश में आप यहाँ देख पाओगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट के रूल के बारे में 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि प्रेसिडेंट का रूल होता है कि इम्पोजिशन ऑफ द डायरेक्ट रूल, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका डायरेक्ट रूल हो जाता है और गवर्नर राज्यपाल वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाता है। दूसरे में बोला है कि प्रेसिडेंट का रूल कभी भी रिवोक किया जा सकता है लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल की नीड है। देखो, पार्लियामेंट के अप्रूवल की नीड नहीं होती। राष्ट्रपति शासन को अगर हमें हटाना हो तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति सिंपली एक नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं कि भाई हम जो है इसको रिवॉक कर रहे हैं। तो दूसरा गलत हो गया। पहले में जहाँ तक बात है, अगर प्रेसिडेंट का रूल लगाया जाता है तो प्रेसिडेंट के रूल में क्या होता है, वहाँ पे जब एक बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो सर्वे सर्वा गवर्नर हो जाते हैं, राज्यपाल ही महामहिम हो जाते हैं वहाँ पे, और सारा काम जो है वो राज्यपाल अपनी देखरेख में करते हैं चीफ सेक्रेटरी की सहायता से। पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, वन ओनली। तो यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली जब बंगाल इलेक्शन हुआ तो बहुत सारी पार्टीज़, स्पेशली जो लेफ्ट विंग की पार्टीज़ हैं लाइक CPI है एंड कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बोला कि आफ्टर द पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है बंगाल में, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कम्युनिस्ट कार्डर, इन सबको मारा जा रहा है, तो बंगाल के अंदर लगाया जाए, इम्पोज किया जाए प्रेसिडेंट्स रूल। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। स्वामित्व स्कीम किससे रिलेटेड है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर इंडिया। गांव वगैरह में क्या होता है, लोगों के पास अपने ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं, पट्टा खसरा जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे कई बार डिस्प्यूट भी होते हैं, मतलब पड़ोसी की आपस में लड़ाई हो जाती है कि ये मेरा है। और मतलब गाँव की अगर हम बात करें तो न्यूज़ देखते होंगे, सर फोड़ दिया, गोली मार दी, ज़मीनी विवाद में हिंसा, 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए, इस तरीके का एंड केसेस भी होते हैं। तो ये अगर स्कीम से रिलेटेड ये सारे अपने पास इसमें एडवांटेजेस हैं। इसको हम GS मेंस पेपर 3 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए भी। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, अगर किसी को लोन वगैरह लेना हो तो बैंक में कागज़ छपने जमा करा सकता है, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने में आसानी होगी, सर्वे वगैरह करना है उसमें आसानी होगी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट का जो प्लान है वो बेटर हो जाएगा, एंड डिस्प्यूट वगैरह नहीं होंगे। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। बस इतना आप याद रखो कि ये जो स्वामित्व स्कीम है ये अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ ये रूरल मिनिस्ट्री जो है, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, ये जो पंचायती राज वाला जो मिनिस्ट्री है वो इसकी नोडल एजेंसी है, और इसका जो लैंड रिकॉर्ड वाला डिपार्टमेंट है ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। आज आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर।